वजह से कोई भी इस बारे में खुल के बाहर बात करना उसको एक करेज बहुत लेनी पड़ती है और एक डर बना रहता है कि पता नहीं उनकी बातों को स्वीकार किया भी जाएगा, समझा भी जाएगा कि रिजेक्ट कर दिया। नशा और मोबाइल फोन का बड़ा प्रचलन बढ़ गया है, क्या इसकी वजह से भी कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? पहले से लाइफस्टाइल यूज कर रहा है अल्कोहल, जी। तो वो ये पाता है कि जब वो डिप्रेशन वाले एपिसोड में होता है तो वो अपने आप को डेली यूज करने लग जाता है अल्कोहल, ताकि उसको नींद आ जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ये ब्रेन को डिप्रेस करता है, CNS डिप्रेसेंट होता है, तो ये है कि उसको अब बिना शराब के रह नहीं सकते वो, क्योंकि उसको ब्रेन में टॉलरेंस हो जाती है। जो चीज़ पहले आप 60 ml से ले रहे थे, आपको सेम इफेक्ट लेने के लिए 90 ml वो टॉलरेंस वो ज़्यादा बढ़ जाता है सेम इफेक्ट आने के लिए, और धीरे धीरे करके इफेक्ट भी नहीं आता, ऐसे एस्केप ढूंढता है वो फ़ोन पे। उस वजह से वो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है, क्योंकि वो ये देखता है कि जब तक वो फ़ोन देख रहा है वो ठीक है, जैसे ही फ़ोन छोड़ता है उसका चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। ये रिसर्च ने साबित किया है कि फ़ोन ज़्यादा देखने से नींद की समस्या और बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, भूख नहीं लगेगा। कुछ तो केसेस ऐसे भी है जिनको जो है ना वॉमिटिंग्स आती हैं अगर फ़ोन एकदम अगर उसकी लत लग जाए। आधुनिकता के इस दौर में इंसान तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में इंसानों के सामने मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या बीते कुछ वर्षों में उभर कर सामने आई है। डिप्रेशन आज के दौर में खास तौर पर युवाओं में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में से एक IGMC के प्रोफेसर डॉक्टर निधि शर्मा हमारे साथ है। इनसे डिप्रेशन को लेकर बातचीत करेंगे और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति है और किस तरीके से IGMC के अंदर किस प्रकार के मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका टेंज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्रेशन की अगर बात करें मैम, आज के दौर में एक गंभीर समस्या बनकर जो है वो लोगों के सामने है। डिप्रेशन को लेकर थोड़ा बताएं कि आखिरकार डिप्रेशन है क्या चीज और क्या ये एक बीमारी है? बहुत अच्छा है आपका कि ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि डिप्रेशन बीमारी को जानने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन एक बीमारी है, ये एक मानसिक रोग है और इसमें बकायदा इसकी डायग्नोसिस होके इसका इलाज किया जाता है, और इलाज जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर टाइम पे इलाज कराएंगे और उसकी दवाई और थेरेपी नियमित रूप से लेते हैं। तो जो एक बहुत बड़ा बर्डन जो है ना इस बीमारी का जो कैरी करते हैं, जिस वजह से जो रियल पोटेंशियल होता है एक इंसान का, जो अपने आप करियर को कहें, एकेडमिक्स में कहें या ऑक्यूपेशन में, जो नहीं हो पाता इस बीमारी से, इलाज से वो सब संभव होता है। और इसके इलाज के से जुड़ी हुई बहुत भ्रांतियां भी हैं कि इसकी जो दवाइयां हैं वो नशे की गोलियां हैं। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं वो बहुत सुरक्षित है और इसकी जो लत है वो नहीं लगती, बल्कि इसकी ज़रूरत होती है। हमारे मस्तिष्क में कई तरह के बदलाव आते हैं जिस वजह से हमें कुछ जो है लक्षण पैदा हो जाते हैं। जैसे मैम अन्य बीमारियों की अगर बात करें तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे ही अगर डिप्रेशन की अगर बात करें तो इसके लक्षण क्या है? जो डिप्रेशन है ना, उससे पहले मैं आपकी बात से पहले एक ये बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि डिप्रेशन के कोई एक कारण नहीं होता, कारण जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कुछ हुआ तो था नहीं, सब अच्छा ही चल रहा था, पता नहीं इसको क्या हो गया है, उदास उदास रहता है या रहती है, बात नहीं करता या करती। ये हमें जानना ज़रूरी है कि इसके कई कारक होते हैं। जो डिप्रेशन है ये अनुवांशिक कारणों से लेकर के अपने स्वभाव की एक जो पैदाइशी पहले से ही जो एक वल्नरेबिलिटी होती है, जिसको टेम्परामेंट और कोपिंग स्टाइल्स कहते हैं, वो भी इसमें एक भूमिका अदा करते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों की संवेदनशीलता अधिक होती है, कुछ लोग की ब्रेन की बनावट और कोपिंग स्टाइल ऐसे होते हैं कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो उस चीज़ को उबर के बाहर आ जाते हैं, उनके कोपिंग हेल्दी कोपिंग्स होते हैं। और कुछ लोग जो है ना वो कुदरती कारणों से उसमें ओवरथिंक का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब कोई भी इंसान ऐसा फील करे जैसे बड़े सारे एक के बाद एक उनको कोई तनाव वाली सिचुएशन हो गई, फॉर एग्जांपल घर में कोई डायग्नोसिस हो गया कैंसर का, या कोई किसी की प्रियजन की डेथ हो गई, कोई तबादला हो गया, कोई भी तरह का तनाव जो उसके लिए पर्सनली एक टेंशन वाला कारण हो, उसके लिए पर्सनल मीनिंग होल्ड करता हो, कईयों का पेट डॉग से भी अटैचमेंट होता है,
कईयों का स्कूल में एकेडमिक डिक्लाइन होता है, तो वो कारण भी मिलके जो है ना इंसान अपने आप ही उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ तो उनकी हॉबीज ऐसी होती है कि जो वो उनको अपना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई म्यूजिक का अपनाते हैं, पहले से लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं। कई लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कई जो है स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, वो जो है ना आध्यात्मिक राह पे चल के अपना उसमें एक अपना मीनिंग ढूंढते हैं और उससे निपटने में काफ़ी हद तक सक्षम होते हैं। कुछ लोगों को जो है सामाजिक कारणों से, कुछ अपने जो उनके फ्रेंड सर्कल होता है, दायरा होता है, उन कारणों से वो अपने तनाव को हैंडल करने के लिए कुछ मादक पदार्थों का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर वो एक बार वो इस्तेमाल करेंगे उनको नींद आ जाएगी उस दिन के लिए और उनको टेंशन में रिलीफ मिलेगा। अगर कोई बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, वो देखेंगे कि कुछ पदार्थ लेके उसका थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बन जाए। इन कारणों से वो जो है ना अपने उबरने के लिए जो है माल अडेप्टिव कहते हैं हम इनको, कि वो लंबे समय के लिए डिप्रेशन की बीमारी को और बढ़ा देगा, जो ये तनाव है। तो ये कारणों को समझना जरूरी है। कईयों को जो है ना भूख बहुत कम हो जाती है डिप्रेशन में, मन नहीं करता खाना खाने का, जैसे कि पेट भरा हुआ है, मन नहीं करेगा। और कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा खाने का मन करता है, एटिपिकल डिप्रेशन उसको कहते हैं। तो ये बड़ी तरह तरह की ये जो सिम्टम्स है ना, हमारा ये क्लिनिकल एक्सपर्ट एरिया है जिसमें हम उसको असेस करते हैं कितने दिन से रही है डिप्रेशन ये सिम्टम्स। एक दिन किसी को ऐसा हो गया उसको डिप्रेशन की बीमारी नहीं कह सकते, या हमें बड़े सारे पहलुओं को साथ में लेना पड़ता है। फैमिली सिनेरियो, उसका अपना जो एफिशिएंसी है ना, वो सब देख के हम डायग्नोसिस करते हैं उसका। आधुनिकता के इस दौर में अगर बात करें मैम, नशा और मोबाइल फोन का बड़ा प्रचलन बढ़ गया है। क्या इसकी वजह से भी कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? ये आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, क्योंकि ये दो तरीके से है। एक तो जो मैंने कहा आपको, जो अभी तक बताया कि किन कारणों से इंसान को डिप्रेशन हो रहा है, तो वो अपने आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसको हम सेल्फ मेडिकेशन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, कि वो देखेगा कि जो वो फोन देख रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसका डिप्रेशन और जो नेगेटिव जो उसके नकारात्मक विचार आ रहे हैं ना, सोच जिसमें लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आगे क्या होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, ऐसे विचार भी आते हैं डिप्रेशन में। उससे निजात पाने के लिए थोड़ी देर के लिए एस्केप ढूंढता है वो फोन पे। उस वजह से वो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है, क्योंकि वो ये देखता है कि जब तक वो फोन देख रहा है वो ठीक है, जैसे ही फोन छोड़ता है उसका चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। तो इस करके वो फोन पे ज़्यादा टाइम बताता है। और जब वो स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो इस कारण से भी ये रिसर्च ने साबित किया है कि फ़ोन ज़्यादा देखने से नींद की समस्या और बढ़ जाती है, जो पहले से ही चली आ रही है। ज़्यादा देखने से चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, भूख नहीं लगेगा। कुछ तो केसेस ऐसे भी है जिनको जो है ना वॉमिटिंग्स आती है, अगर फ़ोन एकदम अगर उसकी लत लग जाए, क्योंकि वो बार बार देख रहा है, तो उसको अगर ले लिया जाए उससे, तो उसको गुस्सा बढ़ जाना, उसकी नींद और खराब हो जाना, मूड स्विंग्स होना। मोबाइल की बात की, मैं अल्कोहल की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को डिप्रेशन है और वो पहले से लाइफस्टाइल यूज कर रहा है अल्कोहल, तो वो ये पाता है कि जब वो डिप्रेशन वाले एपिसोड में होता है तो वो अपने आप को डेली यूज करने लग जाता है अल्कोहल, ताकि उसको नींद आ जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ये ब्रेन को डिप्रेस करता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं ये, तो वो बजाय कि डिप्रेशन अंदर से ठीक हो, वो तो होगा नहीं उससे, बल्कि और बढ़ जाता है। तो वो धीरे धीरे करके वो ये देखता है कि उसको अब बिना शराब के रह नहीं सकते वो, क्योंकि उसको ब्रेन में टॉलरेंस हो जाती है। जो चीज़ पहले आप 60 ml से ले रहे थे, आपको सेम इफेक्ट लेने के लिए 90 ml वो टॉलरेंस वो ज़्यादा बढ़ जाता है सेम इफेक्ट आने के लिए, और धीरे धीरे करके इफेक्ट भी नहीं आता। ऐसे पेशेंट देखे जो कहते हैं डॉक्टर साहब डिप्रेशन थी तो शराब लेना शुरू किया, अब तो शराब से भी कुछ नहीं होता है, तो आप कुछ कर दीजिए कि ये भी बेकार हो गया है, बल्कि डिप्रेशन बढ़ गई है। तो असल में इसका इलाज जो है वो दवाइयाँ और थेरेपी और साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन के मुताबिक जितना इसका कोर्स है वो सारा करके तभी इससे निजात आप पा सकते। आईजीएमसी की मैम अगर बात करें तो रोजाना कितने मरीज जो है वो ओपीडी के लिए जो मानसिक रूप से बीमार है वो उपचार के लिए पहुंचते हैं? हमारे जो आईजीएमसी में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, यहाँ हम डेली प्रतिदिन लगभग 150 के आसपास टोटल पेशेंट देखते हैं, जिसमें नए भी होते हैं और पुरानों का भी फॉलोअप होता है। कुल मिला के मैं आपको डाटा बता रही हूँ, और इसमें जो है हर वैरायटी के पेशेंट आते हैं, हर बीमारी के आते हैं, जिसमें कि व्यसन रोग के भी पेशेंट आते हैं, और जो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और इंसोम्निया जैसे नींद की परेशानियाँ और मोबाइल एडिक्शन, ये सब पेशेंट्स भी आते हैं। जो पुराने जो एक धारणा थी ना कि साइकेट्रिस्ट जो है ये
साइकोसिस यानी एक मन की बात जिसमें कि भ्रम हो जाते हैं, मति भ्रम होते जी, हैं, जी। आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये पेशेंट तो आते हैं, पर ये इनकी तादाद तो 1% है जनरल पॉपुलेशन में वैसे भी। जी। पर ज़्यादा कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स प्रेवलेंट जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इसी तरह के पेशेंट हम देखते हैं। आजकल हमने एक और देखे हैं पेशेंट, क्योंकि ये हम ऐसा कहेंगे कि यंग बच्चे भी आ रहे हैं अब, जी, जी। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते करते हैं, हैं, जी। और ड्रॉपर बैच होते हैं जी। जिनके उनको तनाव अत्यधिक होता है, उनको परफॉर्मेंस का भी प्रेशर रहता है ड्रॉप जी, करने के बाद, जी, जी। और यूपीएससी के और इस तरह के आते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज वाले पेशेंट भी काफ़ी आ रहे हैं, एडोलेसेंट युवा जो है ना, जी, जी। जो आजकल के बच्चे जो एक कंपेनियन होता है ना, तो उस तरह के स्ट्रेसेस भी, इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम्स से भी आते हैं पेशेंट। इसका एक कारण ये भी है कि अब थोड़ा सा जैसे आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं उससे जागरूकता भी आ रही है साइकेट्री की बीमारी, उतनी तो समय लगेगा लेकिन काफ़ी काम हुआ है। अब युवा जो है ना वो इसको स्टिग्मेटाइज्ड या एक कलंकित फील नहीं करते कि साइकेट्री ओपीडी में जाना है, तो वो थोड़ा उनके अंदर एक्सेप्टेंस आई है, हेल्प सीकिंग बिहेवियर के लिए भी एक्सेप्टेंस आई है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अभी भी फैमिली का रोल, फैमिली को साथ लाना, इसमें हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम युवाओं को बोलते हैं कि फैमिली को लाइए, लेकिन वो चीज़ जो है ना, मेरे अपने अनुभव से मैं कह रही हूँ कि अगर फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए ना इलाज में, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो, पेरेंटिंग की प्रॉब्लम्स हो, या जो आप कह रहे हैं कि मोबाइल एडिक्शन वगैरह की, तब रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्योंकि जब फैमिली समझती है ना कि क्या प्रॉब्लम है, और बच्चे भी, फैमिली का एक कंसल्टेशन एक होता है कि हम बच्चों को भी बताते हैं पेशेंट को कि कैसे आपने कोपिंग बेटर करना है, तो एक सुपरविजन हो जाती है, हमें कोलैबोरेशन हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन की, जो हमने कहा उसने दवाई खाई भी है कि नहीं तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, जब हमें एक प्रॉब्लम आती है तो दवाई खाते हैं, अगर लगे कि ठीक है तो बंद करते हैं। ये पैटर्न बहुत देखा है हमने ना, कि अपनी मर्जी से दवाई लेना बंद कर देते हैं। और मुझे, मेरी समझ में, और रिसर्च भी यही कहता है, ये इसलिए होता है क्योंकि एक जो सुपरविजन है ना, केयर गिविंग, वो बहुत बड़ा एरिया है जो मुझे लगता है कि इस पे काम करने की जरूरत है। दौर में देखने को मिलती है कि परिवार जन जो है, वो माता पिता जो है वो बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव बना रहे हैं। क्या इस तरीके का भी आपके अध्ययन में कोई मामले आते हैं कि घरेलू कारणों के कारण, दबाव के कारण जो वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया है? देखिए, ये बात थोड़ी ब्रॉडली देखने वाली है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमारा सिस्टम होता है, जैसे एक बैच होता है, उसमें जैसे आपको मैंने पहले कारणों के बारे में बताया कि सबकी वल्नरेबिलिटी अलग है, स्ट्रेस को झेलने की शक्ति, क्षमता कुदरती कारणों से सबकी अलग है। तो अब पेरेंट को ये मालूम जो है ना, ये पेरेंट का ड्यूटी भी है कि वो एक बच्चे को तराशें, उनको मेहनती बनना सिखाएं। तो थोड़ा दबाव तो डालना लाजमी है। अगर हम बच्चों को मेहनत का एक जो बीज है ना, वो नहीं बोएंगे उनके अंदर, तो फिर बच्चों को मालूम नहीं है कि उनके लिए क्या सही क्या गलत। ये पेरेंट का फर्ज है। लेकिन यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखनी है कि हम अपने बच्चे की क्षमता को भी देखें, उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो बहुत चंचल है, वो टिक के बैठ पाता है, क्या उसको लेट समझ में आता है। क्योंकि अगर सेंसिटिवली इस संवेदनशीलता से अपने बच्चे को देखा जाए और उस अकॉर्डिंग उसकी सराहना या उसका पेशेंस से काम लिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी पेशेंस एज अ पेरेंट अगर बनती है, हम हर बच्चे को एक जैसा ना देख के उसके अकॉर्डिंग हम उस पर मेहनत करें। व्यसन रोग एक गंभीर बात है। तो कुछ लोगों को, बच्चों को स्कूल में व्यसन रोग जो पहली बार वो चुनते हैं नशा, वो इसी कारणों से होता है क्योंकि उनके अंदर एक्सटर्नल जो है ना, हम बोलते हैं एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर, जैसे ADHD, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर, ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स है, मानसिक मनोरोग हैं जो अनआइडेंटिफाइड, अनडिटेक्टेड, अनएड्रेस्ड, अनट्रीटेड, अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। उस कारणों से जब तक बच्चा बड़ा होके हमारे पास आता है, तब तक तो उसको डिजीज ऑफ एडिक्शन हो चुकी होती है, जिसमें ब्रेन बदल गया, फिर उसको बहुत समय उसका इलाज चलता है और बहुत धीरे ब्रेन वापस हेल्थ में आता है। उसमें मैं समझती हूँ, जो मेरे अनुभव से, पेरेंट्स की मेहनत ज़्यादा लगती है। इसके विपरीत अगर पेरेंट्स पहले ही बच्चे को लाए, हमारे पास है कुछ ऐसे केसेस जिसमें पेरेंट्स ने बहुत सूझबूझ दिखाई, तो वो 10th क्लास में ही बच्चे को ले आए और उन्होंने ना हर एक, नाम तो नहीं ले सकते लेकिन मुझे अभी ध्यान आ रहा है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उन पेरेंट्स पे कि वो बड़ी सूझबूझ से डॉक्टर से लाइजन बना के रखे हुए हैं। चैलेंजेस आए उनको, लेकिन उनके बच्चे अब अच्छा कर रहे हैं। तो ये होप भी है, क्योंकि हम हमेशा
यही ना कहें कि बड़ा सारा खराब हो गया चीज़ें, ऐसा भी नहीं है। जैसे युवाओं में जागरूकता बढ़ी है कि वो आते हैं इलाज के लिए, ऐसे अगर फैमिली भी आए स्कूल और एडोलेसेंट वाले बच्चों को लेके या खुद ही आ जाएं, तो मैं समझती हूँ कि शायद कुछ चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। अब आखिरी सवाल में हम आपसे लेते हैं, उपाय क्या करें अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है या कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसके उपाय क्या है? इसमें सबसे पहले ये है कि जब वो डिप्रेशन में होता है ना, तो वो मदद ज़रूर लेता है। ये एक धारणा है कि इसने एक बताया नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान धीरे से ही सही, दबी आवाज़ से ही सही, इनडायरेक्टली सही हिंट ज़रूर देता है। पहले तो हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, सेंसिटिव, हम रिसेप्टिव रहें अपने बच्चे या अपने फ्रेंड या अपने कलीग या अपने कोई भी आपका प्रियजन हो, वो आपको क्या कह रहा है उसको सुने। तो सुनने से क्या होता है कि आपको सामने वाले को लगता है कि मेरी बात तो सुनी गई कम से कम, मुझे बीच में ही नहीं टोका गया। उसके बाद आप बोलना शुरू कर सकते हैं। और बोलना भी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो सबसे बढ़िया होता है कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, कंसल्ट अ डॉक्टर एटलीस्ट, है ना। क्योंकि अभी जो है हमारे कुछ गवर्नमेंट की पहल से जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं डिप्रेशन के बारे में, इनको भी जागरूकता है। रिफ्रेशर कोर्सेज, इनका स्पेशली ओरिएंटेशन कोर्सेज कराए जाते हैं, तो ये पिकअप कर लेते हैं डिप्रेशन। तो अपने इलाके के, निजी इलाके के आसपास के डॉक्टर से मिले, हेल्प लें। और बड़े सारे नई दिशा केंद्र हैं और एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ जाएं, उनको लेके जाएं और उनको कहें कि हम आपके साथ हैं। और ये ना कहें कि ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों शब्द ना करें, और कहीं ऐसा होता है, मैंने सुना था, ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज है। और ये हमारा फर्ज है कि जब कोई हेल्प ले रहा है तो उसको पूरी तरह सुन के उसके लिए हेल्प का कदम बढ़ाएं और संवाद करें, बात करें, समय दें उसको और उचित समय पे लेके जाएं डॉक्टर के पास, इससे पहले कि देर हो जाए। जी, आपने हम समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर निधि शर्मा थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में डिप्रेशन को लेकर किस तरीके से आईजीएमसी में मामले आ रहे हैं, इन्होंने बताया कि 150 के आसपास रोजाना जो पुराने और नए मामले आईजीएमसी में उपचार के लिए पहुंचते हैं और किस तरीके से, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके उपाय है, विस्तार पूर्वक इन्होंने अपनी बात बताई। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम तात्कालिक अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ।